हाँ जी, तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम जिम्बाब्वे वाले टूर के बारे में बात करेंगे, बट उस वीडियो में हम 99 सब्सक्राइबर तक पहुँच गए थे और वहाँ पे हमने डिसाइड किया या फिर हमारे दिमाग में, हमारे छोटे से दिमाग में एक ख्याल आया कि 100 सब्सक्राइबर हो जाए तो उसके बाद आके हम कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाले थे, तो वो हम करेंगे। बट वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात मिल जाती है कि वो चीज़ ना हो। और 100 सब्सक्राइबर का वेट करते करते हम आज 3 दिन लेट हो चुके और फाइनली एक जिद पकड़ के हम बैठे थे कि 100 सब्सक्राइबर के बाद ही आएंगे। तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो अपने एक दोस्त को भेज के हमने सब्सक्राइब करवाया है। तो इस जिद को तो हमने किसी तरह पूरा कर दिया है और ये काइंड ऑफ मोए मोए मोमेंट था जो कि हमारे साथ हुआ है कि 100 सब्सक्राइबर के इतने पास पहुंच के एक छोटा सा माइलस्टोन जहां पे लोग मिलियंस और लैक्स को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे हम 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हुए और हमारे 100 नहीं हो रहे, 1 सब्सक्राइबर दूर है और यूट्यूब का एल्गोरिदम लगा पड़ा है कि हमें वो 1 सब्सक्राइबर ना मिले। यूट्यूब के एल्गोरिदम में एक इंप्रेशन का सेक्शन है जहां पे पता चलता है कि कितने लोगों को वीडियो पहुंच रहा है, और पिछले 2 दिन से हमारा वीडियो किसी को भी नहीं पहुंचा। वो ऐसा स्टक हुआ है कि उसमें 1 व्यू तक आगे नहीं बढ़ा। तो इस तरीके से हम फंसे हुए थे, बट ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, ये ठीक है। बट ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिना मुझे जानते हुए, ना मेरे बारे में आप जानते हो, ना आपको मैं जानता हूँ, बट हमारे कंटेंट को देख के आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी ऐसे प्यार बनाए रखें। बस इतना ही बोल के मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे हम जहां से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था कि जिम्बाब्वे टूर पे क्या होगा। तो बेसिकली जिम्बाब्वे टूर में कौन टीम में होगा, कौन नहीं होगा और कौन कितने मैचेस खेलेगा, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ 2 लोग थे, वीवीएस लक्ष्मण और शुभमन गिल। तो जो प्लेयर इस बार डेब्यू कर पाए उसमें अभिषेक शर्मा, ध्रुव जुरेल, शाई सुदर्शन और तुषार देशपांडे और रियान पराग इन्वॉल्व है। तो इन 5 प्लेयर का डेब्यू होता है। तो इन 5 प्लेयर से अभिषेक शर्मा इकलौता प्लेयर है जिसने 5 के 5 T20 खेले हैं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि टीम में जब किसी को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और टीम में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी ऋतुराज जैसे प्लेयर और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर के साथ अगर ऐसा होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम किसको मानेंगे? ऐसा होने से मतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ को तो ड्रॉप ही कर दिया गया। अभिषेक शर्मा जो टीम के लिए ओपन करते हुए इतना अच्छा परफॉर्म करके गया, उसको 3 नंबर पे भेज दिया। तो शुभमन गिल के बारे में पिछले कई वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि शुभमन गिल की जगह ओपनिंग में नहीं बनती, नंबर 3 के बैटर हो सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं 4 नंबर के बैट्समैन बन सकते। अब बात आ जाती है यहाँ पे, अगर शुभमन गिल 3 नंबर खेलते और ऋतुराज 4 नंबर खेलते तो संजू सैमसन कहाँ खेलेंगे? तो इस जिम्बाब्वे टूर में जिस तरीके की खिचड़ी शुभमन गिल और वीवेश लक्ष्मण ने बनाई है, किसी प्लेयर को कोई क्लैरिटी नहीं, इवन कैप्टन को कोई क्लैरिटी नहीं है और शुभमन गिल की मन मर्जी के हिसाब से टीम चली है। शुभमन गिल ने अपने ओपनिंग पोजीशन को छोड़ा नहीं और अब नए कोच के अंडर शुभमन गिल की ओपनिंग में जगह नहीं बने। तो गौतम गंभीर को हमने केकेआर के डगआउट पे देखा है। डगआउट पे आते ही गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ओपनिंग के लिए भेज दिया था, सॉल्ट के साथ, उससे पहले लिन के साथ भेजते थे। तो जिस तरीके का माइंडसेट गौतम गंभीर का है T20 को लेके, उसमें शुभमन गिल की ओपनिंग में जगह नहीं बनी। अभिषेक शर्मा एक नेचुरल चॉइस बन जाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखा दिया है और उस पे भी एक डिबेट था कि यशस्वी जायसवाल के 100 को शुभमन गिल ने रोका, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा ये ओपिनियन नहीं है। मानता हूँ कि अब बहुत लेट मैं ये बोल रहा हूँ जब बहुत सारी बातें हो चुकी है, बट यशस्वी जायसवाल के 100 को शुभमन गिल ने रोका ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब शुभमन गिल ने छक्का मारा था 50 के बाद, उस टाइम पे यशस्वी जायसवाल 83 के अराउंड थे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शुभमन गिल और स्लो खेल सकते थे, लेकिन बात यही है यहाँ पे कि फिर उन्हें वो ट्रोल झेलना पड़ता, जो कि उन्हें झेलना नहीं था। तो एक सेफ ऑप्शन के तरीके से उन्होंने वो शॉट मार दिया, उसके बाद फिर वो सेंचुरी रुक गई। तो ऑब्वियसली बैकलैश उन्हें फिर से मिल रहा है और इस सीरीज में शुभमन गिल के नाम का स्टॉक जिस तरीके से गिरा है, जिस तरीके से लोगों ने अब इस तरीके की बातें करनी चालू की है कि पोजीशन के लिए खेल रहा है, एक सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, एक सेल्फिश प्लेयर है, वो इन अ वे दिख भी रहा है। सेल्फिश से ज्यादा शुभमन गिल की इनसिक्योरिटी दिख रही है कि वो किस तरीके से इनसिक्योर थे। उन्होंने ओपनिंग नहीं छोड़ी, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को 5 मैच नहीं खिलाए। अब साई सुदर्शन को डेब्यू कराना, ये कितना सेंसिबल था? उस बंदे को 1 मैच में डेब्यू करा के जिसमें उसे बैटिंग तक नहीं मिली और उसे एक भी मैच नहीं मिला। और वैसे भी साई सुदर्शन तो एज अ रिप्लेसमेंट गए थे। साई सुदर्शन, हर्षित राणा और जितेश शर्मा, ये तीनों तो रिप्लेसमेंट गए थे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और दुबे के। तो इन तीनों प्लेयर के रिप्लेसमेंट के तौर पे लोग गए थे और पहला ही T20 हारने के बाद शुभमन गिल ने जिस तरीके की डरी हुई कैप्टनसी करी, उसमें साफ दिखता है कि शाई सुदर्शन को एक बैटर के तौर पे, एक
स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट बनाने के लिए शुभमन गिल ने जिस तरीके से अपनी टीम को पूरा बिल्ड किया था, उसमें साई सुदर्शन को जबरदस्ती डेब्यू करा दिया। अब डेब्यू कराने के बाद उस मैच में बैटिंग नहीं आई, उसके बाद वो टीम का हिस्सा नहीं रहे, उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ये तीनों जब वहां पे पहुंच गए, उसके बाद उन तीनों को जाना पड़ा, साई सुदर्शन को, हर्षित राणा को और जितेश शर्मा को, इन तीनों को वापस इंडिया आना पड़ा। अब डेब्यू या तो ना कराते, और डेब्यू करा ही दिया था तो उस बेचारे को एक और मैच देते। और ये चीज समझ में नहीं आई कि यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे इन तीनों को आते ही सीधे टीम में डाल, और इन तीनों को सारे मैचेस मिले। अब ये लोग वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे तो इन्हें 1-2 मैच और रेस्ट दे सकते थे। मतलब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, अगर हम अपने डेब्यूटेंट्स को अगर और सिक्योरिटी देते, उन्हें और परफॉर्म करने के चांसेस देते, तो क्या ये बेटर नहीं होता? रियान पराग को पहले मैच में चांस मिला, फिर उसके बाद ड्रॉप कर दिया, उसके बाद 5th मैच में दोबारा लाना, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे टच में थे, एक अच्छे फॉर्म में थे और अच्छा खेल रहे थे, उस मोमेंट में उनको ड्रॉप करना, ये मतलब क्वेश्चंस रेज करता है। और टीम में जिस तरीके का ये वायरस, जो मैंने अपने थंबनेल में भी टाइटल डाला है कि वायरस इन टीम इंडिया, रिंकू सिंह ने जिस तरीके से शिवम दुबे को रन आउट कराया, अब ये बहुत ही क्वेश्चनेबल था। रिंकू सिंह का कैच छूटता है, वहां पे आराम से एक सिंगल था, लेकिन रिंकू सिंह, मैंने वर्ल्ड कप में भी कहा था कि रविंद्र जडेजा के परफॉर्म ना कर पाने के पीछे एक और रीजन ये है कि उनके सामने उनका रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल बेटर परफॉर्म कर रहा है, और उस परफॉर्मेंस प्रेशर के अंडर रविंद्र जडेजा से उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा जिस तरीके का परफॉर्मेंस निकलना चाहिए। वो एक फ्रीडम, एक फ्री फ्लो क्रिकेट वो नहीं खेल पा रहे। और रिंकू सिंह के साथ सेम चीज हुई 50-20 में, जब उनके बैट से शॉट नहीं लग रहे थे और शिवम दुबे सामने खेल रहे और बेटर खेल रहे थे, उस मोमेंट में रिंकू सिंह ने जिस तरीके से रन आउट कराया, अब इस चीज को लेट गो भी कर सकते हैं, इस चीज को ये नाम भी दे सकते हैं कि बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और ये चीज हो गई, बट गेम के बेसिक्स को आप नहीं भूल सकते। जिस तरीके से शिवम दुबे को रन आउट कराया, उसके बाद एक्नॉलेज तक नहीं किया इस पिच पे, एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए था, अपने को पार्टनर को सॉरी बोलते, कुछ करते, बट वो आई कांटेक्ट तक नहीं था। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत गलत है। तो ये जिस तरीके का माहौल इस टीम इंडिया में दिखा है हमें, जहां पे लोग अपने पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, जहां पे किसी को भी सिक्योरिटी नहीं है, जहां पे हर कोई हर मैच में इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि कैसे मैं अपने रन बना दूं और अपनी जगह पक्की कर दूं, ये टीम इंडिया का माइंडसेट नहीं है, ये कभी भी नहीं रहा है। किसी एक आधे प्लेयर में हो तो वो एक अलग की बात है, बट टीम का माइंडसेट ये नहीं रहा है। बट इस बार इस पूरी टीम में सिर्फ ये दिखा है कि कैसे मैं अपने रन बना लूं और कैसे मैं अपनी जगह पक्की कर लूं। और रियान पराग के बारे में तो क्या ही कहना, 50-20 में जिस तरीके से उन्हें चांस मिला था, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने ये भी बोला था बाद में पोस्ट मैच में कि संजू सैमसन ने ये बोला था कि ये हमारा राजस्थान वाला इनिंग वापस आया, जैसे हम राजस्थान के लिए खेलते। बट रियान पराग, इस बंदे को मैंने पहले भी कहा था कि इस बंदे से माइक थोड़ा दूर रखने की जरूरत है, या फिर इसको एक प्रॉपर पीआर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जहां पे इसको पता हो कि ये माइक के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया था कि मैं टीम में नहीं हूं तो मैं क्यों देखूं, वो दिख रहा है। अब पिच को एसेस करके किस तरीके से खेलना है, अपने इनिंग को किस तरीके से बिल्ड करना है, हर कुछ आप खुद से नहीं सीखते हो, कुछ चीजें आप दूसरे को देख के ऑब्जर्व करके भी सीखते हो, अपने आइडल्स को, अपने हीरो को। तो अगर आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट अगर नहीं देखते हो और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे क्लास प्लेयर को अगर आप नहीं देखते हो, तो फिर आप कैसे सीखो? या फिर इसको एक अच्छा पीआर दो, क्योंकि जब ये कम बात करता है तब ये बेटर परफॉर्म करता है। जब ये बोल के आता है, जिस तरीके से लास्ट टू लास्ट आईपीएल में बोल के आया था कि मैं एक ओवर में शायद 6 छक्के मारूंगा, और वो पूरा सीजन किस तरीके का गया हम सबको पता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि पिछले 2-3 दिनों से मैं आया नहीं, और पूरे यूट्यूब पे जितना कचरा बारिश की वजह से बाहर हुआ है, उससे ज्यादा कचरा यूट्यूब पे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जिस तरीके का कचरा फैला रखा है इंडियंस ने, पाकिस्तानी ने, न्यूज वालों ने, यूट्यूबर्स ने, हद मचा के रखी। हर कोई चैंपियंस ट्रॉफी पे एक नई थ्योरी लेके आ रहा है, एक नए सोर्सेस के हवाले से एक नई ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहा है, और जिसमें से कुछ भी सही नहीं है। 19 नवंबर के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आईसीसी क्या बोलेगा, बीसीसीआई क्या बोलेगा। और मैं स्ट्रांगली ये चाहता हूं कि बीसीसीआई ये बोले कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, और आईसीसी बोले कि हम आपके बिना खेल लेंगे फिर, और बीसीसीआई इस चीज को बॉयकॉट करे। मुझे तो ये चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, वो एक बात की बात, हाइब्रिड मॉडल में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। बट जो एक स्टैंड है हमारा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट ने ये चीज कही थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता है तो अपनी कबड्डी टीम क्यों भेजता है, अपनी दूसरी टीम में क्यों भेजता है, जिसके बारे में हमारी मीडिया इतनी बातें नहीं करती। मुझे भी ये चीज नहीं पता था, और मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि हमारी क्रिकेट टीम को छोड़ के बाकी टीम्स जाती है
कबड्डी की टीम जाती है, शायद वॉलीबॉल की टीम जाती है। तो इस तरीके की कई टीम है जो पाकिस्तान जाती है, ट्रैवल करती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो अगर इंडिया का स्टांस इतना क्लियर है तो बाकी टीमों को भी भेजने की जरूरत नहीं है, और ये चीज अब होनी चाहिए। सिर्फ हमारे फौजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ वो मतलब ऐसा LOC पे या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने जान को जोखिम में डाले और वो हमारे लिए लड़े। हम एज एन इंडियन क्या स्टैंड ले रहे? कुछ भी नहीं। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स इरफान पठान, हरभजन सिंह और कई सारे क्रिकेटर्स वो किस तरीके की बातें करके न्यूज चैनल पे जाते हैं, और हमने लेजेंड्स क्रिकेट वाला जो लीग चल रहा था उसमें देखा कि ये लोग किस तरीके से गले मिल रहे थे, किस तरीके से हंस हंस के बातें कर रहे थे यूनिस खान से, शाहिद अफरीदी से, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आके किस तरीके से इंडिया के बारे में बोलता है। तो ऐसे प्लेयर से जाके गले लगना, ऐसे प्लेयर से जाके हंस हंस के बोल के बात करना, यार फिर न्यूज चैनल पे इस तरीके की बातें मत करो, या फिर अपना स्टैंड क्लियर रखो कि आप क्रिकेटर हो और आपको ये बॉर्डर ऑर्डर समझ में नहीं आता। क्योंकि न्यूज चैनल पे जिस तरीके का एग्रेशन आप लोगों का होता है, उस तरीके का एग्रेशन जब आप क्रिकेट फील्ड में आमने सामने होते तब तो नहीं दिखता। तो ये बहुत ही सैड है कि हमारे कंट्री के प्लेयर और हमारे कंट्री के कुछ लोग इस तरीके से हैं कि ठीक है पाकिस्तानी हमारे भाई वगैरह वगैरह की हमें टॉलरेंट होने की जरूरत है, या फिर हाँ ये इससे क्या फर्क पड़ता है, आर्ट ये सब वो सब मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है। एक स्टैंड लेने की जरूरत है। मैंने आप लोगों को जापान के बारे में बताया था कि वो अमेरिकन चीज़ों को किस तरीके से बॉयकॉट करते हैं। किसी ने उन्हें बोला नहीं है बॉयकॉट करने के लिए, बट वो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो अमेरिकन चीज़ों को नहीं लेते। तो एज एन इंडियन हमारा एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए और हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ हम करने वाले। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि BCCI बॉयकॉट करे पाकिस्तान जाना। मैं तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट करूंगा। अदर देन दैट ऑफिशियल न्यूज़ हमें कब मिलेगी उस पर वेट करते। और श्रीलंका टीम का भी अनाउंसमेंट होने वाला था, वो भी डिले हो गया, वो भी शायद कल हो जाएगा, तो उसके बारे में भी कल हम बात करेंगे। एक और चीज़ की लेजेंड क्रिकेट के फाइनल के बाद हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो लंगड़ा के चल रहे, जिसमें उनका मैसेज ये था कि हमारी उम्र हो चुकी है और इतना लगातार क्रिकेट खेलने के बाद हमारी बॉडी इस तरीके से जवाब दे रही है कि अब हम सीधा नहीं चल पा रहे, कभी घुटनों में दर्द हो रहे, कभी पीठ में। तो ये काइंड ऑफ मैसेज था। वो किसी को भी टीज नहीं कर रहे थे, किसी को भी छेड़ने की कोशिश नहीं की, या किसी को डिमीन करने या फिर डिफेम करने की कोशिश नहीं की, बट लोगों ने उसको बहुत गलत लिया, जो कि जरूरत नहीं थी लेने की, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा था कि ऐसा कुछ भी उन तीनों ने नहीं किया। बट स्टिल लोगों को मुद्दा चाहिए और बैठे बिठाए फालतू का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना होता है, और कंट्रोवर्सी आजकल काफी बिकती भी है। तो ये भी एक सैड चीज है कि एक सीधी सादी चीजें आजकल इजीली बिकती नहीं है। मतलब हमने बिग बॉस वगैरह में देखा है कि कैसे वड़ा पाव बेचते बेचते लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, और क्रिंज लोग जिस तरीके से पहुंच रहे हैं उस पे लोग भी काफी एंटरटेन हो रहे हैं और लोग काफी TRP भी दे रहे हैं उन चीजों को। तो ये वियर्ड है, सैड है, बट ये रियलिटी है। और इससे हटके अमित मिश्रा ने विराट कोहली के बारे में किसी इंटरव्यू में कुछ कह दिया। विराट कोहली के बारे में कहा है, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कहा है, शुभमन गिल के बारे में कहा है, और KL राहुल की कैप्टनसी को लेके कहा है। तो उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। अब एक प्लेयर ने अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस में क्या फील किया, एक पॉडकास्ट में आके अब वो बोल दिया। अब इस पे बहुत मुद्दा चल रहा है कि विराट कोहली को तो बदतमीज बोल दिया है वगैरह वगैरह। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि गौतम गंभीर सालों से बोलता आ रहा है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। क्या हम में से किसी ने माना? क्या युवराज सिंह को कभी हमने क्रेडिट दिया कि 2007 का वर्ल्ड कप उसने जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप उसने जिताया? मैन ऑफ द सीरीज दोनों टूर्नामेंट में युवराज सिंह था, कैंसर के साथ 2011 में खेला है। उसके बाद भी कभी हमने इतना क्रेडिट दिया? गौतम गंभीर इतने सालों से बोल रहा है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, बट उससे कुछ बदल तो नहीं गया। युवराज सिंह को जो ड्यू क्रेडिट है वो तो कभी नहीं मिला। कभी युवराज सिंह का इस तरीके से वेलकम नहीं हुआ है जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स का होता है। तो युवराज सिंह का ना तो इतना बड़ा नाम है क्रिकेट में, ना हम उसे लेजेंड मानते हैं, ना लेजेंड का कभी स्टैचर दिया है, ना उस तरीके से कभी हमने वेलकम किया है। तो अगर गौतम गंभीर के इतने सालों से झंडा लेके चलने के बाद भी वो चीज नहीं बदली है, तो अमित मिश्रा के एक पॉडकास्ट से विराट कोहली बदतमीज कैसे प्रूव हो गया? इतना रिएक्शन किसी चीज को देते ही क्यों है हम? मतलब विराट कोहली को हम भी तो जानते हैं, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी समझ है कि हम चीजों को देखें, सुने, समझे और उस पर रिएक्ट करें। इतने हल्के कब से हो गए कि एक इंटरव्यू में हम इतना मुद्दा बना दे, इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे, इसको गाली देना शुरू कर दे, उसको गाली देना शुरू कर दे। ये कब से करने लग गए हम? हमें भी समझ मिली है, हमें भी दिमाग दिया है, तो उसको लगाओ, उसको उसके हिसाब से रिएक्ट करो, और जरूरी नहीं हर चीज पर रिएक्ट करो। विराट कोहली क्या है क्या नहीं है, हमारे लिए क्या है वो हमें पता है। जब T20 से रिटायर होके विराट कोहली गए हैं तो हमने क्या खोया है वो हमें पता है। अमित मिश्रा क्या बोल रहा है या कोई और क्या
बोल रहा है उससे क्या फर्क पड़ता। एक पॉडकास्ट है ना, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। अब जो चीजें उसने बोली है विराट कोहली बदल गया वगैरह वगैरह, तो ये तो हर किसी के लिए हर कोई बोलता है। मतलब हम तो कोई भी नहीं है, हमारे बारे में भी हमारे कई दोस्त ऐसे बोलते हैं कि अरे वो तो बदल गया, बहुत एटीट्यूड आ गया। तो इससे कुछ नहीं हो जाता, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये बहुत ह्यूमन चीज है और ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है। तो इस पे इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जो हमारी समझ है वो कहाँ चली जाती है ऐसी सब चीजों। अब शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को भी उस लेके अमित मिश्रा ने कुछ बोला है कि ऋतुराज गायकवाड़ बेटर है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, बेटर कैप्टनसी की है। तो वो तो हमने आईपीएल में भी देख लिया, जिम्बाब्वे टूर में भी देख लिया कि ऋतुराज का परफॉर्मेंस किस तरीके से, आईपीएल में किसने बेटर कैप्टनसी की है, तो ये तो हमने देख लिया ना। फिर तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया जो हमने नहीं देखा या हमें नहीं समझ में आ रहा। और शुभमन गिल ने जिस तरीके की कैप्टनसी जिम्बाब्वे टूर में की है, इस हिसाब से तो नहीं लगता कि शुभमन गिल कैप्टनसी के लिए रेडी है। तो वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे और अब तक के सफर में आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कि अब से हम हमेशा 9 बजे सुबह मिलेंगे और मैच रात में ख़त्म हो तो सुबह 9 बजे एक फिक्स टाइम होगा हमारा कि हम वीडियो डालेंगे और 9 बजे ही आपको वीडियो मिलेगा। एक्सेप्शनल केस में अगर वीडियो किसी और टाइम पे आता है, वैसे तो 9 बजे हमेशा आएगा ही, बट एक्सेप्शनल केस में अगर इधर उधर होता है कि मैच दोपहर में ख़त्म हो गया तो हम शाम को डाल दें, तो ऐसा कुछ अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जो जिसपे हमें भी लगता है कि हमें भी बनाना चाहिए, तो वो वीडियो सिर्फ उस मोमेंट पे किसी और टाइम पे आ जाएंगी। अदरवाइज 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा। और तो अगर मैचेस नहीं है तो हफ्ते में हर दूसरे दिन वीडियो आएगा 9 बजे। और अगर टॉपिक हुआ, रेलेवेंट टॉपिक हुआ तो ही आएगा, अदरवाइज सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे वीडियो नहीं बनाएंगे, वो हमारा टाइप नहीं है। और इस चैनल को हम उस तरीके से चलाना चाहते हैं जैसा हम खुद देखना चाहते थे। हम चाहते थे क्लीन कंटेंट जहाँ पे फालतू की बातें ना हो, फालतू किसी को डिफेम ना करें हम, और एक मोरालिटी के साथ एक सही कंटेंट बनाए, एक सही प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे सही बातें हो। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ गाली गलौज करके या फिर कंट्रोवर्सीज पे वीडियो बना के सिर्फ हमें व्यूअर्स चाहिए हो या फिर सब्सक्राइबर चाहिए, उस तरीके से नहीं, एक मोरालिटी भी रखे ताकि खुद से नज़र मिला पाए। तो ये सोच है हमारे इस चैनल के पीछे। तो आप सभी का सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और बारिश का मौसम है तो आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट एनिमल अगर शेल्टर लेने आते तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ उन्हें कुछ खाने को दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।